हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। गाइस, हम घटना चक्र की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम करें भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में हम करें चैप्टर नंबर 10 जो कि है विद्युत धारा। और विद्युत धारा में हमने जो नोट्स हैं वो अपनी पिछली वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो गाइस स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। तो इसमें लिखा है कि एक 100 वोल्ट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है और 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से क्या है विद्युत खर्च होती है। ठीक है, तो लिखा है 5 यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगी। कितनी विद्युत खर्च होगी? ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा था जो नोट्स हैं उसमें एक फॉर्मूला था, वो कुछ था इस तरह से लिखा था, पावर इनटू समय, यानी कि कितने समय होता है बटे 1000, और यहाँ से हमें निकल जाता है कितनी यूनिट। ठीक है, ये कुछ था फॉर्मूला था हमारा। तो यहाँ पे लिखा है कि यूनिट की दर से विद्युत खर्च होती है, हमें पैसे बताने हैं। तो इसमें लिखा है वॉट, यानी कि 100 गुणा कितने घंटे चलती है, 100 बट्टे 1000, और फिर हमने कहा कि कितने रुपए की है। ठीक है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 से 100 कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे बचेगा हमारे पास, नहीं सॉरी, यहाँ पे 1000 होता है तो 3 जीरो से ऊपर के 3 जीरो कैंसिल हो गए, बचा हमारे पास एक। यानी हमने कितनी यूनिट खर्च करी है, हमने 1 यूनिट खर्च करी है, और प्रति यूनिट जो इसने कहा रेट बता रखा है 5 रुपये। तो हमने टोटली 1 यूनिट खर्च करी है, तो हमारा रेट कितना हो गया, 5 रुपये। ये हो गया हमारा आंसर। गाइस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने जो फॉर्मूला देखा था क्या था, जो वॉट इंटू घंटे अपॉन 1000 यूनिट के लिए। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन है गाइज, ये भी आप इसे सॉल्व करिएगा। अब इसमें लिखा है 1 किलोवाट घंटे का मान होता है। आइए देखते हैं। लिखा है 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट और 1 घंटा। ठीक है, 1 किलोवाट को इसने लिख दिया, किलो मतलब होता है 10 की घात 3 यानी 1000, तो 1000 जूल प्रति सेकंड। वॉट को हम बोलते हैं जूल प्रति सेकंड। और 1 घंटे में कितने सेकंड में, इसे इसने सेकंड में लिख दिया, तो 60 गुणा 60 आता है 3600 आता है। ठीक है गाइज, इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब लिखा है 36 और 1 2 3 4 5 5 जीरो, तो 36 इंटू 10⁵ क्या हो गया। यहाँ पे लिखा है जूल, यहाँ लिखा है जूल बटे सेकंड और इनटू में सेकंड लिखा है ये वाला। ठीक है, सेकंड से सेकंड कट गया, बचा सिर्फ और सिर्फ जूल। ठीक है, तो अब हमारे पास कितना है, 36 इंटू 10⁵ जूल। ठीक है, अब अगर हम एक पॉइंट बीच में लगा देते हैं तो ये हो जाता है 10⁶ हो जाएगा। ठीक है, एक बढ़ जाएगा। एक्चुअली क्या है कि हमारे ऑप्शन में कुछ ऐसा ही लिखा है, तो ये हो गया इसका आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन भी कुछ वही रिपीट हो रहा है गाइस, आप इसे पढ़िएगा, आप इजीली कर लोगे, इसमें मुझे कुछ बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है। इसमें लिखा है बिजली की खपत का जो बिल है उसके मापन पर आधारित होता है, जो कि आपको फॉर्मूला पता है। तो किस किस पर आधारित होता है आपका, तो देखिए बिजली की खपत क्या ओम पे होती है, रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं होती है, वोल्टेज एम्पियर, तो देखिए हमारी होती है वोल्टेज पे, सॉरी वॉट पे होती है, वॉटेज, ओके वॉट लिखा है। ठीक है, तो ये होती है डब्ल्यू पे, इसका आंसर है 1, केवल 1। ठीक है, विद्युत का जो बिल है वो आता है किलोवाट प्रति घंटा के मापन पर आधारित होती है। किलोवाट प्रति घंटा, 1 घंटे में 1000 वॉट व्यय की गई विद्युत ऊर्जा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वॉट, वॉट प्रति घंटा है, तो यहाँ पे लिखा है वोल्टेज एम्पियर ओम, तो इन सब पे तो नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइज ये भी वही है, रिपीट कर रखा है क्वेश्चन को, वही जो फॉर्मूला हमने बताया है उसी से आप इस क्वेश्चन को निकाल लेंगे। ठीक है, आगे चलिए करके दिखाते हैं हम आपको। तो इसमें लिखा है, हम क्या जानते हैं कि पावर इंटू, नहीं सॉरी, वॉट इंटू आवर, मतलब जो घंटा होता है, समय होता है, वो जो भी टी होगा अपॉन 1000। ठीक है, ये हो गया कितनी यूनिट आ गया। तो इसमें लिखा है 60 वॉट, यानी कि 60 इंटू घंटे, 5 घंटे, और कितने दिन, ओके अब घंटे दिन, इसे भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कितनी यूनिट आ गई। आइए देखते हैं। तो 60 वॉट और घंटे, घंटे कैसे निकालेंगे कि एक दिन में 5 घंटे चलाता है, तो 30 दिन में कितने घंटे चलाएगा, 30 इंटू 5। ठीक है, तो वही चीज़ लिख दी अपॉन में 1000। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9 यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस, जो भी है आप ऑप्शन में देखिए, इसमें 9 यूनिट है, बी है आंसर इसका। ठीक है, अब ये भी सेम क्वेश्चन है, तो इसे मैं नहीं पढ़ रही हूँ, आप कर लीजिएगा, और ये सॉल्व भी कर रखा है इनफैक्ट इसने। अब लिखा है एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं और उसमें से जो एक है दूसरे से अधिक, ठीक है, दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, दो बल्ब हैं, एक का प्रकाश ज़्यादा है, एक का कम है। ठीक है, अब इसने कहा कि कौन सा कथन सही है ये बताना है। ठीक है, अब लिखा है प्रकाश की जो दीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर करती है, क्या करती है, बिल्कुल दोनों बल्ब में क्या है, रेजिस्टेंस
क्या होगा, समान होगा? ऐसा शायद नहीं होगा। अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होगा, गलत है। और इसमें लिखा है कम, इसमें कौन सा कथन सही है? अच्छा ठीक है, ठीक है। इस तो क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर सी है वो भी गलत होगा कि अधिक प्रकाश वाले में क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है। अब कम प्रकाश वाले में जो प्रकाश वाले में जो देखिए इसमें लिखा है कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होगा। बिल्कुल, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है जो तो करंट जो है आपकी क्या है, कम फ्लो होगी। कम फ्लो होगी मतलब आपका जो प्रकाश होगा यहाँ पे कम होगा, ठीक है। तो जो कम प्रकाश वाली है उसमें रेजिस्टेंस अधिक फ्लो होगा, ठीक है। अब लिखा है 220 वोल्ट जनरेटर, 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है, धारा 0.5 एम्पियर है और बल्ब की जो शक्ति होगी वो क्या होगी? तो शक्ति हमें पता है, शक्ति बराबर होता है वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है, ये होता है। तो देखिए हमारे पास क्या है, शक्ति बराबर होता है वोल्टेज इनटू करंट। ओके, इसमें लिखा है वॉट पर सेकंड में लिखा है शक्ति को, ठीक है, ठीक है। तो इसमें लिखा है वॉट पर सेकंड, तो पता नहीं क्या लिखा है। देखिए ये P इक्वल होता है V इंटू आई। तो V हमारी वोल्ट कितनी है, 220 है, और I है हमारे पास 0.5 है, और सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा वोल्ट 110 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है एक मकान में दो बल्ब में से एक दूसरे से अधिक चमकदार है, मतलब दो बल्ब हैं, एक ज़्यादा चमक रहा है एक कम। तो इन दोनों में से किस बल्ब में जो है उच्चतर अवरोध होगा? अवरोध का मतलब देखिए, अगर अवरोध ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बल्ब में जो करंट है वो कम फ्लो होगा। कम फ्लो होगा तो ऑब्वियसली एक जो कम फ्लो हो रहा है उसमें अवरोध ज़्यादा होगा, यानी रेजिस्टेंस अधिक होगा, प्रतिरोध अधिक होगा। तो आइए, इसने कहा कि उच्चतर अवरोध है किसमें, मंद रोशनी वाले बल्ब में, बिल्कुल यही वाला होगा। अगर अवरोध ज़्यादा होगा तो यहाँ पे रोशनी कम हो जाएगी क्योंकि आपका जो करंट है वो भी कम फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर है ए। कुछ ऐसा है यहाँ पे, देख लीजिएगा। फिर है डायनेमो, जिसे बिजली उत्पन्न हेतु मतलब उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाया जाता है, वे वास्तव में है क्या है, डायनेमो, ठीक है। डायनेमो इसने लिखा है कि ऊर्जा का परिवर्तक है, ठीक है। ये क्या करता है, ऊर्जा को परिवर्तित करता है, डायनेमो, ठीक है। देखते हैं, डायनेमो मूल रूप से विद्युत जनरेटर है। अब हमें पता है जनरेटर का ही दूसरा नाम है डायनेमो। तो जनरेटर क्या काम करता है, ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। आमतौर पर इसका जो तात्पर्य है एक जनित या जनरेटर से होता है जो दिष्ट धारा उत्पन्न करता है। कौन सी दिष्ट धारा होती है, एसी करंट उत्पन्न करता है। डायनेमो में घूर्णन करती हुई तारों की कुंडलियां और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके यांत्रिक घूर्णक की ऊर्जा को फैराडे के नियम के अनुसार क्या है, दिष्ट विद्युत धारा में रूपांतरित किया जाता है। यांत्रिक घूर्णन यानी कि यांत्रिक ऊर्जा, और किसमें, विद्युत धारा यानी कि आपका विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। यानी ये क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे सी में लिखा है ऊर्जा का परिवर्तन कर रहा है। कौन सी ऊर्जा, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। डायनामो यानी कि जनरेटर, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, वही है डायनामो है आपका जनरेटर है। इनफैक्ट यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, आपका जो जनरेटर है वो भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है, जैसे कि हमने नोट्स में देखा था। और जो आपका विद्युत मोटर है ना वो भी इसी पे आधारित होता है, ये भी हमने नोट्स में देखा था। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, डायनामो परिवर्तित करता है, हमें पता है यांत्रिक ऊर्जा को किसमें करता है, आपकी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। डायनामो फिर से वही क्वेश्चन है, फिर डायनामो वही क्वेश्चन है, फिर है टरबाइन या डायनामो, फिर वही क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। डायनामो क्या करता है, डायनामो में से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को हम किस में परिवर्तित करते हैं, विद्युत ऊर्जा में करते हैं। जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है, इसमें लिखा है ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है, ठीक है। क्या बोलता है, सॉरी, जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है, लिखा है जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली जो युक्ति होती है। देखिए डायनामो क्या करती है, यांत्रिक को विद्युत में करती है, लेकिन जो मोटर होती है वो क्या करती है, आपकी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो इसमें मोटर कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी है आपका मोटर, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। देखिए विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, इसका कार्य डायनामो के विपरीत होता है। और इसमें क्या है, आर्मेचर कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है और जिससे क्या होता है, मशीन चलने लगती है। फिर विद्युत मोटर है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन,
फिर गाइस ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वह है, यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन करता है, देखिए गाइस बैटरी करती है। बैटरी में जो होती है रासायनिक ऊर्जा होती है, वो किस में कन्वर्ट करती है, हमको क्या मिलता है उससे, करंट वोल्टेज को जैसा मिल जाता है, तो यानी कि वो विद्युत ऊर्जा हो गई। ठीक है, बैटरी करेगी, ए है इसका आंसर। लिखा है बैटरी कई प्रकार की होती है किंतु सभी में 3 मूल घटक उपस्थित होते हैं। एक होता है धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है, एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। तो विद्युत कोश रासायनिक ऊर्जा भंडारित कर इसे क्या है, विद्युत ऊर्जा में उपलब्ध कराती है। ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाती है। आइए देखते हैं। इसमें लिखा है कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाती है क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचती है जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब ये क्या करती है, आपकी वोल्टेज कम है लेकिन मोटर को ज़्यादा चाहिए होती है, तो ये क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को खींचने का काम करती है, जिसकी वजह से वो क्या होती है, जल जाती है। अब लिखा है मोटर का बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है वोल्टेज सामान्यतः 12 वोल्ट होती है। प्रयुक्त विद्युत अपघटक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। विद्युत अपघटक क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी HCl होता है। और इलेक्ट्रोड शीशा और ताम्र होता है। इलेक्ट्रोड क्या होता है, शीशा और ताम्र होता है। और इसमें लिखा है धारिता को एम्पीयर घंटे में व्यक्त करते हैं। चलिए आइए इसको देखते हैं। इसमें लिखा है मोटर कार बैटरी के संबंध में वोल्टेज सामान्यतः 12 वोल्ट होती है, यानी कि सही लिखा है। और इसमें लिखा है धारिता को एम्पीयर घंटे में मापते हैं। जो धारिता है उसको किस में करते हैं, यानी कि जो करंट है एम्पीयर, धारिता को एम्पीयर घंटे में। और इसमें लिखा है प्रयुक्त विद्युत अपघट्य में जो है 35% सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जबकि 65% होता है जल। तो कार बैटरी का जो कैथोड है लेड डाइऑक्साइड यानी कि PbO2 तथा एनोड जो है लेड का होता है। चलिए आइए तो इसमें आंसर है 1 ऑफ 4 सही है और फर्स्ट सही है, यानी कि 12 वोल्ट का होता है, सही है। और धारिता को हम किस में जो धारिता है उसको हम करते हैं एम्पीयर घंटे में करते हैं, बस बाकी दोनों गलत हैं हमारे पास। फिर लिखा है निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है, कहाँ होता है, उपयुक्त सभी, यानी कि कैलकुलेटर में आप इसको यूज़ करते हैं, आप ट्रांजिस्टर्स में यूज़ करते हैं। अब आप ट्रांजिस्टर आपको पता होगा क्या होता है। और कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में आप इसको यूज़ करते हैं, जैसे कॉर्डलेस फ़ोन आते हैं आप इन सब में। फिर इसमें लिखा है निकल कैडमियम बैटरी एक प्रकार की जो है रिचार्जेबल बैटरी होती है, मतलब जो ख़त्म होने के बाद उसको हम रिचार्ज कर लेते हैं। तो जिसमें क्या है निकल हाइड्रोक्साइड तथा कैडमियम इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है, और जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय जो होता है विद्युत अपघट्य होता है। इसका उपयोग क्या है, कैलकुलेटर में होता है, आपकी कॉर्डलेस में होता है, कॉर्डलेस फ़ोन आपने सुने होंगे बहुत, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में होता है, ट्रांजिस्टर इन सभी में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में जो है फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है, कौन सी धातु, तो हम सब जानते हैं टंगस्टन होती है। यानी जो एक बल्ब होता था आपने देखा होगा, उसके अंदर कौन सी धातु होती थी, टंगस्टन, ठीक है। जब भी उसमें जो है धारा प्रवाहित होती है, या जब उसमें हम शक्ति यानी कि पावर देते हैं, तो वो क्या करती है, जलती है। जलने के बाद ये क्या करती है, आपकी प्रकाश देती है। तो टंगस्टन नामक जो धातु का प्रयोग है विद्युत बल्ब में रोशनी उत्पन्न करने के लिए किया जाता था। और इसकी जो खोज है वो करी, ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी खोज किसने करी, खोज करी है बर्गमैन ने। टॉर्बन बर्गमैन ने की है, कब करी है, 1781 में की थी। और इसका जो गलनांक है, गलनांक यानी कि कब ये गल जाएगा पूरी तरह से, ठीक है, तो वो है 3422 डिग्री सेल्सियस पे। और क्वथनांक कब ये गलने के बाद उबलना शुरू कर देगा, तो 5555 डिग्री सेल्सियस पे। और विद्युत बल्ब उत्पादित के द्वारा जो है प्रकाश उत्पन्न करता है, और गर्म होने के कारण क्या है, प्रकाश का उत्सर्जन क्या है, उद्दीपित कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद लिखा है विद्युत बल्ब में जो टंगस्टन का बना हुआ एक पतला तंतु होता है, और जिससे होकर जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद ये क्या करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। मतलब गाइस आप समझिए कि जो टंगस्टन होता है उसमें आप क्या करते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। जैसी विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो गर्म होने लगता है, और इतना गर्म होता है कि वो उसके अंदर से लाइट सी निकलती है। लिखा है बिजली के बल्ब का जो है तंतु होता है, टंगस्टन होता है, वही है। ये भी सेम क्वेश्चन आ रहा है गाइस। इसमें लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब की अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत जीवन जो होता है कम होता है, ठीक है। इसमें लिखा है फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता, ओके। बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता, और फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं, ये देखते हैं। लिखा है एक साधारण बिजली के बल्ब की अपेक्षा जो बल्ब का अपेक्षाकृत क्या होता है, अल्प जीवन होता है क्योंकि फिलामेंट का जो तार होता है एक समान नहीं होता, बिल्कुल सही है। और
लिखा है बल्ब पूर्ण रूप से क्या होता है, निर्वातित नहीं होते हैं, उसमें गैस होती है कोई ना कोई, और फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर जो है पिघल जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर है 1 2 3, यानी कि जो भी इसमें लिखा है तीनों के तीनों ठीक है। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है सी, 2000 से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसमें लिखा है विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु का तंतु यानी कि जो फिलामेंट होता है वो फिलामेंट लगा होता है, और इसमें क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाने पर जो तंतु का ताप हो जाता है, यानी कि फिलामेंट का जो ताप हो जाता है वो हो जाता है 1500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। साधारणतः क्या होता है, बल्ब में दी गई विद्युत ऊर्जा का 5 से 10% तक प्रकाश में जो है आपका परिवर्तित होता है। यानी कि आप विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं 100%, लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% ही प्रकाश में परिवर्तित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाता है और ये आवेश को पृथ्वी तक ले जाता है। देखिए गाइस क्या होता है, तड़ित चालक होता है ना, हम देखते हैं कोई भी बिल्डिंग बनती है तो एक ऊपर की तरफ लगता है, जैसे बारिश होती है बिजली चमकती है तो वो क्या करते हैं, वो बिजली उस तड़ित चालक पे आती है और नीचे क्या होती है, अर्थ हो जाती है, यानी कि ग्राउंड हो जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि आपके घर को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। ठीक है, और ये हर घर में होता है। इसमें लिखा है तड़ित चालक एक धातु की चालक छड़ होती है जिससे ऊंचे भवनों की आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। तड़ित चालक का ऊपरी सिरा नुकीला होता है और इसे भवनों के सबसे ऊपरी हिस्से पर जड़ दिया जाता है। इन्हें किसी चालक तार आदि से जोड़कर उस तार को नीचे लाकर धरती में गाड़ दिया जाता है और ये आकाशीय विद्युत से प्राप्त जो आवेश है उसको सीधे पृथ्वी तक भेज देती है और इस प्रकार जो इमारतें हैं वो नष्ट होने से जो है बच जाती हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था, अच्छा इसने यही क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर है ए, यानी कि दोनों ही सही है, ए भी सही है, आर भी सही है, और जो है आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। देखा है 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। देखिए हमने देखा होगा कि 3 पिन्स होती है, लाइक ये इस तरह से कुछ होती है। ठीक है गाइस, तो इसमें क्या होता है, जो ये सबसे फिलहाल इसमें ये मेटल की नहीं है, लेकिन जो सबसे मोटी पिन होती है वो क्या काम करती है गाइस, एक मिनट गाइस, तो देखिए जो सबसे मोटी पिन होती है ना वो अर्थ करने का काम करती है, यानी कि आपको करंट ना लगे। करंट से बचाने से पहले क्या होती है, मोटी पिन थोड़ी सी लंबी भी होती है, वो सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट होता है वो जैसे ही उसमें जाती है वो अर्थ कर देती है, ग्राउंड कर देती है, जिससे कि आप बिजली लगने से बच जाते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है 3 पिन प्लग में जो है सजीव यानी कि फेस यानी लाइव या फेस, और एक होती है उदासीन, एक होती है आधार यानी कि अर्थ या ग्राउंड। 3 होती है, एक लाइव होती है, एक न्यूट्रल होती है, एक तीसरी होती है ग्राउंड, जो हम मोटी वाली पिन की बात करें। तो दोनों एक साथ रहने वाले, लिखा है कि दोनों एक साथ रहने वाले सिरों में फेस और उदासीन तारों को जोड़ते हैं, और जो तीसरी और लंबी पिन होती है वो हमारी होती है अर्थ करने के लिए, यानी कि बिजली से बचाने के लिए होती है। लिखा है विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है, क्यों होता है, सी है इसका, सुरक्षा के लिए होता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ लिखी है, आप पढ़ेंगे बहुत आसानी से समझ जाएंगे। लिखा है आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हों। क्या होता है, अगर देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए विभवांतर, विभव में अंतर चाहिए। अगर विभव में अंतर नहीं होता है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इसका आंसर है डी, यानी कि यहाँ पे विभव क्या है, समान है, कुछ अंतर ही नहीं है। अगर 1 वोल्ट यहाँ है, 1 वोल्ट यहाँ है, कोई अंतर नहीं है, 1 - 1 0, ऐसा हो 10 हो और 8 हो तो अंतर आ जाएगा 2 का। ठीक है, तो अंतर होना चाहिए यहाँ, लेकिन लिखा है समान विभव पर। तो गाइज ये भी आप आसानी से समझ सकते हैं। लिखा है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है, सबसे ज़्यादा विद्युत किस में जो है प्रवाहित होती है, तो हम जानते हैं उसमें होता है सबसे ज़्यादा चांदी में होती है। लिखा है देखिए यहाँ पे एक क्रम लिख दिया कि सबसे ज़्यादा किस में होती है, उससे कम किस में होती है, उससे कम किस में होती है, और यही चीज़ व्याख्या में लिखी, यानी इसने कहा सबसे ज़्यादा जो है चालक होता है वो होता है आपका चांदी, उसके बाद होता है तांबा, उसके बाद होता है एल्यूमिनियम लोहा। चांदी तांबा एल्यूमिनियम और लोहा। ठीक है, चांदी तांबा एल्यूमिनियम लोहा। फिर यही क्वेश्चन है कि इसमें भी आंसर है चांदी डी, और इसमें भी आंसर है चांदी सी, मतलब ये सेम क्वेश्चन हैं और कुछ नहीं है। आधे क्वेश्चन तो ऐसे ही भरे हुए हैं इसमें, सेम। अब लिखा है कि मेंस विद्युत प्रदान में फ्यूज़ का प्रयोग एक सुरक्षित युक्त, हमारे पे एक सर्किट होता है उसमें हम एक फ्यूज़ लगा देते हैं।
किस लिए लगाते हैं फ्यूज़ को? हम लगाते हैं ये सुरक्षित युक्ति के रूप में कार्य होता है। फेज़ के विषय में निम्नलिखित कथनों पर जो है कौन सा सही है, सही बताना है। इसमें लिखा है सी, इसका गलनांक जो है निम्न होता है। देखिए आप फेज़ क्यों लगाते हैं? फेज़ जो घर में भी लगा होता है, घरों में फेज़ लगा होता है, जैसी अधिक वोल्टेज आती है, ठीक है, जैसी अधिक वोल्टेज आ जाती है तो वो गर्म होकर जल जाता है। यानी कि जैसे सपोज़ कि आपका वोल्टेज आ गई आनी चाहिए 220 वोल्ट, ठीक है। अब क्या होता है, गलती से आ जाती है 240 वोल्ट, ठीक है। हम एक फेज़ ऐसा लगा देते हैं जिसकी गलनांक जो होता है बहुत ही निम्न होता है, यानी कि जैसी 220 तक तो ये झेलेगी, ठीक है। जैसी 220 से 221, 222 ऐसे कुछ हो जाती है तो ये क्या होता है, ये गर्म हो जाता है और गर्म होके ये क्या होता है, गल जाता है तो ये एक सर्किट को ब्रेक कर देता है। यानी कि अब जो है जो ज़्यादा वोल्ट की करंट है, वो वोल्टेज है, वो आपके घरों तक नहीं पहुँचेगी, यानी आपका घर सेफ है इस वक्त। तो हम फेज़ को इसीलिए यूज़ भी करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं कि वो ज़्यादा वोल्ट आई तो ही वो जल जाता है, और जलने के लिए क्या चाहिए, उसका जो गलनांक है वो निम्न होना चाहिए, तो आसानी से जल जाए इसलिए, और आपके घर को बचा लेता है। देखा है, फ्यूज़ तार निम्न गलनांक वाले धातु का बना होता है, जिसके कारण अधिक विद्युत धारा के प्रवाहित होते ही वह गर्म होकर पिघल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान की सुरक्षा की दृष्टि से ये विशेष उपयोगी है, और ये धातु विद्युत का जो है ऊष्मीय प्रवाह है। आगे बढ़ते, फ्यूज़ का सिद्धांत क्या है, विद्युत का ऊष्मीय प्रवाह, जैसे कि अभी ऊपर पढ़ा हमने। अब लिखा है फ्यूज़ में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या है, ठीक है। इसका जो प्रतिरोध शक्ति और गलनांक दो, तो हमने अभी तो पढ़ा कि इसका गलनांक निम्न होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ तो यही हो गई कि गलनांक जो है इसका निम्न होना चाहिए, तो एक तो ये हो गया आंसर में, ठीक है। और इसकी प्रतिरोधकता, इसने लिखा है निम्न प्रतिरोधक शक्ति होनी चाहिए या फिर उच्च प्रतिरोधक शक्ति होनी चाहिए। तो गाइस इसमें लिखा है कि फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार का जो गलनांक है निम्न, और प्रतिरोधक शक्ति जो उसकी होनी चाहिए उच्च, तो इसका आंसर हो गया सी, क्योंकि सी में यही लिखा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ताकि वोल्टेज बढ़ने पर यह फ्यूज़ तार जो है तुरंत गल जाए, और जैसे विद्युत उपकरण जो है नष्ट होने से बच जाता है, ठीक है। फ्यूज़ हर एक के घर में भी लगा होता है। फिर वही सेम क्वेश्चन जहाँ मैंने आर लिखा है ना, समझ लीजिए वो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन गाइस, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है हैलोजन लैम्प का तंतु निम्न में से मिश्रित धातु है, मतलब किस किस से बना है, तो ये टंगस्टन और सोडियम से बना हुआ है। तो हैलोजन लैम्प का तंतु टंगस्टन एवं सोडियम की मिश्रित धातु का बना होता है, और लैम्प के तंतु में सोडियम मिला होने के कारण क्या होता है, देखिए एक टंगस्टन होता है, एक होता है आपका सोडियम हम मिला देते हैं उसमें, तो उसकी वजह से उसका जो कलर होता है वो हो जाता है पीला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब लिखा है एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ओके। धातु अणुओं के पारस्परिक संगठन से ऊष्मा ऊर्जा का मोचन होता है। ओहो, लिखा है जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें गतिशील इलेक्ट्रोड निरंतर चालक के परमाणुओं से टकराता रहता है, और इस प्रक्रिया में क्या होता है, ये अपनी ऊर्जा चालक के परमाणु को स्थानांतरित करता है, इससे जो है चालक का ताप बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने कहा कि कथन जो है ए वो सही है और आर गलत है। आर देखते हैं क्या है। पहला तो है ताप बढ़ जाता है, बिल्कुल सही। लिखा है कि धातु अणुओं के पारस्परिक संगठन से ऊष्मा ऊर्जा का मोचन होता है, बिल्कुल ठीक है। परस्पर संगठन मतलब जो आपके धातु होते हैं, धातु के अणु होते हैं, वो एक दूसरे से टकराते हैं तो घर्षण होता है, घर्षण की वजह से ऊष्मा होने लगती है। आगे बढ़ते हैं, आर गलत है। तो इसमें लिखा है कि धातु अणुओं के परस्पर संगठन से ऊष्मा ऊर्जा का मोचन होता है, लिखा है। तो इसमें लिखा है कि घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः बी है, समानांतर